तो नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे और आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। जितनी आपने कंटेंट पढ़ाई किया है वो कंटेंट के लिए आज कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, तो आई थिंक आप सभी लोग लाइव आए और फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। शंकर दुबे, गुड आफ्टरनून बच्चे। मैं एसके यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आने वाला दिन, आने वाला भविष्य आप सभी के लिए अच्छा संदेश लाए, ये उम्मीद करता हूं, ये कामना करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। यह उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे एप्लीकेशन को रिव्यू किया होगा, बेहतरीन अपना रिव्यू किया होगा बच्चे। 5 स्टार से अपने रिव्यू में कम से कम 5 स्टार्स आप देना। इवन टीचर्स की तारीफ में भी आप कुछ लिख सकते हैं, चैनल की तारीफ में भी आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी लोग हमसे कनेक्टेड हैं। हमारा क्रेडो है, साथ रहेंगे सक्सेस तक, यानी आपकी सफलता तक हम, हमारी वीडियो, आपकी प्रॉब्लम्स, हम सब साथ साथ रहेंगे। बच्चों, अपने डाउट्स को अवश्य क्लिक करके एप्लीकेशन पर भेजें या व्हाट्सएप करें। आप अपने प्रॉब्लम को किसी भी समय, किसी भी वक्त भेज सकते हैं। तो चलिए इस विचार के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का विचार बच्चे, निंदा से, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो यह आज का विचार है। इस विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। शिवांगी यादव, गुड इवनिंग बच्चे। याद रखिएगा, हमारा क्रेडो है, साथ रहेंगे सक्सेस तक। इसका मतलब यह है कि आपकी सफलता तक हमारी सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेंगी। बताइए, स्क्रीन आपको दिख रहा है? शिवांगी, स्क्रीन शेयर हो रहा है बच्चे? शंकर दुबे, देखें आपका स्क्रीन, या और भी बच्चे जो है स्क्रीन शेयर हो रहा है? सोनी पाल, गुड इवनिंग। शिवांगी ओके, शंकर दुबे यस सर, ओके। तो चलिए आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाए हैं। नीरज यदवंशी, नमस्कार। बताएं, क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे? आप सब क्वेश्चन देख पा रहे हैं? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? When did the British government start ruling India directly? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर युद्ध के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद। ब्रिटिश सरकार यहां काट करके हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, चूंकि ब्रिटिश सरकार तो आप जानते हैं 1 नवंबर 1858 से 1857 की क्रांति के बाद भारत प्रशासन स्टार्ट किया था। तो यहां थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखते हैं। तो अब इसका आंसर आप जो बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। यानी बाय द वे इसका आंसर बच्चे ए पार्ट होगा, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है सोनी, शंकर? तो बच्चे इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर
सीधे शासन करना आरंभ किया था प्लासी युद्ध के बाद। आप जानते हैं 1757 में प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था। सिराजुद्दौला बच्चे यह सिराजुद्दौला यह बंगाल का नवाब था। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, इसका सेनापति मीर जाफर गद्दारी किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था। इस वजह से सिराजुद्दौला इसमें हार गया था। आप ये सभी जानते हैं, इंडिया में गद्दारी करके ही लोग आगे बढ़े थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया। बाद में सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का बंगाल पर दबदबा हो गया। सिराजुद्दौला के स्थान पर क्लाइव ने मीर जाफर यानी उस गद्दार को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को शियार कहा गया है। किसका शियार कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव का शियार कहा गया है, क्योंकि शियार बड़े धोखेबाज होते हैं बच्चों। तो ए पार्ट करेक्ट होगा यहां। हाँ, लेकिन यह पूछा जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर डायरेक्ट शासन कब स्टार्ट किया, तो बच्चे आपको बताएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 नवंबर 1858 से भारत पर शासन स्टार्ट किया था। इसके पहले, यस बच्चे, इसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यूं कह सकते हैं कि 1757 से, है ना, 1858 के 1 नवंबर से पहले तक ब्रिटिश कंपनी का शासन था इंडिया में। पानीपत की 3 लड़ाई हैं, ये सब जानते हैं आप। पहली लड़ाई 1526 में पानीपत की हुई थी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरी लड़ाई 1556 में हुई, अकबर ने हेमू को हराया। तीसरी लड़ाई बच्चे 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो पानीपत के मैदान में 3 लड़ाई हुई थी, 1526, 1556, 1761 में। मैसूर की 3 लड़ाई है, 4 लड़ाई है बच्चे। मैसूर यानी एंग्लो मैसूर वार, अगर आप देखें तो 1567 से 69 तक पहला मैसूर युद्ध लड़ा गया था बच्चे। 1780 से 84 तक दूसरा मैसूर युद्ध लड़ा गया था। और बच्चों 1790 से 92 तक तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा गया था। और बच्चे 1798 99 में चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा गया था। पहले में हैदर अली अंग्रेजों को हराया, दूसरे में हैदर अली 1782 में कैंसर से मर गए थे, टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा, टीपू सुल्तान हार गए। तीसरे में बच्चे 1790 से 92 में टीपू फिर हार गए। और 1798 में चौथे में टीपू हार गए और मारे गए। पहले में हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी पर मैसूर की संधि थोप दिया था, दूसरे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि थोप दिया टीपू पर, तीसरे में ब्रिटिश कंपनी ने श्रीरंगपट्टम की संधि थोप दिया था, और चौथे में हैदर अली का टीपू सुल्तान का देहांत हो गया। सिपाहियों का गदर तो आप जानते हैं 1857 में हुआ था। तो पहले हमने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इनको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। लीजिए बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। राज्य अपहरण की नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? स्टेट एब्डक्शन पॉलिसी was first implemented on which Indian princely state? ऑप्शन दिया बच्चे, सतारा, झांसी, अवध, जौनपुर। आप सभी जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, स्टेट एब्डक्शन पॉलिसी को आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, या हिंदी में इसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने इसको अडॉप्ट किया था। तो नीरज लिख रहे हैं झांसी, सोनीपाल सी को बता रही हैं।
बाकी बच्चे भी आंसर आप दे सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। शिवांगी भी सी बता रही है। लेकिन बच्चे डलहौजी ने इसको एडॉप्ट किया था। किसने एडॉप्ट किया था? डलहौजी ने। इसको कहते हैं हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति भी कहते हैं। पहला स्टेट बच्चे 1848 में सतारा को शामिल किया गया था। सतारा महाराष्ट्र में है। 1848 में इसका पहला शिकार बना था। झांसी को 1853 में शामिल किया गया था। अवध तो 1856 में शामिल किया गया था, लेकिन कुशासन के आरोप में। अवध पर बच्चों कुशासन का आरोप लगाया गया था, तो अवध को कुशासन के आरोप में शामिल किया गया था। किस आरोप में? कुशासन। कहा यहां कुशासन है, यहां शासन अच्छा नहीं है, इसलिए इसको हड़प लिया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में झांसी को भी शामिल किया था। ठीक है बच्चे, ए पार्ट करेक्ट होगा। पहला स्टेट सतारा, अंतिम स्टेट नागपुर था। इस सिद्धांत का पहला शिकार सतारा। और अगर आपसे पूछे कि अंतिम शिकार कौन था, तो 1854 में लास्ट स्टेट नागपुर को शामिल किया था। पहला स्टेट सतारा, अंतिम स्टेट नागपुर शामिल किया गया था। बीच में झांसी था, जैतपुर था। तो डलहौजी के इस सिद्धांत का शिकार। लीजिए बच्चे, तीसरा क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें। भारत में अंग्ला फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? Which of the following battles proved decisive in the Anglo-French hostilities in India? अब देखिए, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल बच्चे 3 लड़ा गया था। पहला था एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल 1748 से 1746 से 48 तक था। पहला आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष में डुप्ले जीत गया था। दूसरा था बच्चे 1749 से 54 के बीच में, दूसरे में ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई थी। तीसरा था बच्चे 1756 से 63 के बीच में लड़ा गया था। अब देखिए, पहले में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। दूसरे में अगर आप देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। तीसरे में अगर आप देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। तो 2 में फ्रांसीसी हारे, 1 में अंग्रेज हारे, यानी कुल मिला के 2-1 से अंग्रेज जीत गए थे। आपको बताएं कि तीसरे के समय में वांडी वॉश की लड़ाई लड़ी गई थी। ए पार्ट अगर आप देखें, वांडी वॉश की लड़ाई 1760 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। वांडी वॉश बच्चे कर्नाटका में है। वांडी वॉश की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के दरमियान बुरी तरह से फ्रांसीसियों को हराया था। सो ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, बाकी तो आसे की लड़ाई हुआ था। चिलियांवाला की लड़ाई सिखों से लड़ा गया था। श्रीरंगपट्टम मैसूर से लड़ा गया था, टीपू सुल्तान से। तो बच्चे ए पार्ट वांडी वॉश। इसको वांडी वॉश की स्पेलिंग है VAND लिखते हैं, वांडी वॉश, या WANDISH। ठीक है, तो चलिए बच्चे, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। बोलिए, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ड्यूरिंग द reign of which governor general of Punjab was annexed to British Empire? ऑप्शन है बच्चे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। बताइए। नीरज लिख रहे हैं कॉर्नवालिस। ओके, और भी बच्चे बोले? सभी बच्चे आंसर दीजिए भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, गलती तो आदमी से ही होती है ना, जानवर से थोड़ी होगी। शंकर बिल्कुल सही है। चलिए, गलत हो कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन आंसर देना है। चलिए, और भी बच्चे बताएं। सोनी ओके, एक बार गेस तो करो, अपना गेस भी तो चेक करो कि आपका गेस कहां तक सही होता है। नेगेटिव मार्किंग होगा तो गेस मत लगाइएगा बस।
शिवांगी ओके, निर्भय ओके। अब देखिए बच्चे, कह रहा किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो देखिए पंजाब को डलहौजी ने मिलाया था। जितनी भी हड़प नीति अगर आपसे पूछी जाए किसने एडॉप्ट किया था, तो बच्चे हड़प नीति यह डलहौजी की थी। इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन। अनेक्सेशन का मतलब हड़प नीति 3 प्रकार की थी। एक तो डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा, एक तो इसको समाप्त किया था जिसको आप व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं, हड़प नीति में आता है। दूसरा आता है बच्चे जीत कर शामिल कर लिया था, जीत कर मिलाया। तो पंजाब को जीत कर उस पर अटैक किया, उसको जीत कर शामिल किया था। और तीसरा था कुशासन के आरोप में, कुशासन के आरोप में अवध राज्य को शामिल कर लिया था। तो डलहौजी के 3 नीति हैं हड़प नीति में, 3 है बच्चे। गोद लेने की प्रथा के अंतर्गत हड़प लिया था, जिसमें सतारा था, झांसी था, नागपुर था, संभलपुर था, उदयपुर था, जैतपुर था। जीतकर शामिल किया पंजाब को और बरार को, पंजाब को और बरार को, बरार कर्नाटका में है बच्चे, और पंजाब को जीतकर शामिल कर लिया था। अवध को शामिल किया था बच्चे कुशासन के आरोप में, अवध का मतलब लखनऊ। तो डलहौजी की नीति थी, यह नीति कब लाया था 1848 में। तो डलहौजी की हड़प नीति का शिकार तमाम स्टेट हुए थे। कौन कौन से? गोद लेने की प्रथा के अंत के अंतर्गत सतारा, संभलपुर, उदयपुर, जैतपुर, झांसी, बरार, सॉरी झांसी के अलावा नागपुर। तो ये राज्य हैं जिनको इन्होंने हड़प लिया था। तो आपको आंसर बी पार्ट लगाना बच्चे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस पे अटेम्प्ट करें आप लोग। निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। बच्चों ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा डिफरेंट पहले से लाया हूं, क्योंकि जो पढ़ाया हूं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, इसीलिए लाया हूं कि देखें आप ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए काल क्रमानुसार रखना है। अमृतसर की संधि ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, स्पेशली महाराजा रणजीत सिंह थे। तो 1809 में हुआ था अमृतसर की संधि बच्चे। बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। यह किसके साथ? यह हुआ था मराठों के साथ। बेसिन की संधि 1802 में मराठा पेशवा के साथ हुआ था। श्रीरंगपट्टम की संधि यह बच्चे 1792 में टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। सालबाई की संधि यह भी मराठों के साथ हुआ था, 1782 में सालबाई की संधि हुआ था। 1782 में सालबाई की संधि। तो इतनी संधियां हैं, इनका सीरियल ऑर्डर अगर बनाएंगे तो आपका आंसर कौन सा होगा बच्चे, देख लो। 1782 में, 1792 में, 1802 में, 1809 में ना। सीरियल ऑर्डर में क्या होगा? 4 3 2 1। सी पार्ट आंसर करेक्ट होगा, 4 3 2 1, है ना नीरज? कोई बात नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं और आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये तो आप बता सकते हैं भाई, इसको सभी बता सकते हैं, अटेम्प्ट करिए सभी लोग। किस गवर्नर जनरल का राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? क्या बात है, शिवांगी बी पार्ट, नीरज डलहौजी बता रहे हैं, शंकर 6 का बी पार्ट, निर्भय प्रताप बी पार्ट, निक्की डलहौजी, अमर प्रताप बी पार्ट। देखिए अब आ रहा है ना आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द हड़प नीति, हड़प पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो बच्चों बिल्कुल सही आपने बताया है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। यानी लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति एडॉप्ट किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एडॉप्ट किया था। इस नीति के द्वारा तमाम स्टेट को हड़प लिया था। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर
सही है। लेकिन बच्चे रिपन का एक पॉलिसी है, बहुत बढ़िया है, इसको बता देते हैं। इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। स्थानीय स्वशासन का जनक। अगर आपसे पूछा जाए किसको स्थानीय स्वशासन का इंडिया में जनक कहा गया, तो लॉर्ड रिपन को कहा गया है। विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध, बैन ऑफ सती सिस्टम, 1829 में सती प्रथा पर बैन कर दिया था। और कर्जन 1905 में बंग भंग कर दिया था। बंग भंग यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर रिपन को कहा गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर रिपन को कहा गया है। बैन द सती सिस्टम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कहा गया है। कर्जन के समय में बंग भंग हो गया था, बंगाल का विभाजन हो गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? When did the British annex सिंध? 1840 में, 1841 में, 1842 में, 1843 में। सिंध पहले अंग्रेजों के अंडर में नहीं था नीरज। सिंध एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था ब्रिटिश काल में, लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के लिए अंग्रेजों को महसूस हुआ कि जब तक हम सिंध का विलय नहीं करेंगे तब तक अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। चूंकि अफगानिस्तान बफर स्टेट था, अफगानिस्तान पर रशिया का दबाव बढ़ रहा था। यदि रशिया के पास अफगानिस्तान चला गया बच्चों, तो ब्रिटिश कंपनी के लिए भारत में समस्या हो सकता था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अफगानिस्तान पर कब्जा या दबाव बनाने के लिए सिंध का कंपनी में विलय करना अनिवार्य है। तो 1843 में हुआ था। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। सिंध अनेक्ष किया गया 1843 में। किस गवर्नर जनरल के द्वारा बच्चे? लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो के द्वारा। यह उस समय गवर्नर जनरल था। 1842 से लेकर 1843 तक यह भारत में गवर्नर जनरल रहा। तो लॉर्ड एलेनबरो इसलिए ऐसा किया क्योंकि सिंध विलय कर लेने के बाद अफगानिस्तान को आसानी से अपने अंडर में किया जा सकता था। चूंकि 1838 से 1842 के बीच में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था। उस वार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अफगानिस्तान पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन वहां के लोगों ने कंपनी के खिलाफ जबरदस्त हंगामा कर दिया। 3-4 अधिकारी ब्रिटिश कंपनी बुरी तरह से हार गए और फिर मारे गए थे। सेना को भी मार लिया था। बुरी तरह से कंपनी को क्षति हुआ था। तो चलिए बच्चे 8th क्वेश्चन नंबर आप देखें। 8वां क्वेश्चन क्या है? तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की गई? ऑप्शन है ए मंगलोर की संधि, बी श्रीरंगपट्टम की संधि, सी मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि। शंकर दुबे बता रहे हैं। ओके, शिवांगी, शिवांगी का आंसर सही है। निक्की का आंसर निर्भय। बच्चे देखिए, ये अभी आप पीछे हमने समझाया था, पीछे इसके बारे में बताया भी था, आपको याद होगा। तो बी पार्ट जिन बच्चों ने बताया है उनके आंसर सही है। बिल्कुल अजय गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर है। 1792 में यह समझौता हुआ था। मंगलोर 1784 में हुआ था। और मैसूर की संधि तो नहीं हुआ था। हाँ, एक मद्रास की संधि हुआ था। देखिए, पहला आंग्ला मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में मद्रास की संधि हुई थी बच्चे। मद्रास की संधि 1769 में। दूसरा जब समाप्त हुआ तो उसमें मंगलोर की संधि हुआ था। मंगलोर की संधि यह कब हुआ था? 1784 में हुआ था। तीसरा जब समाप्त हुआ तब जाके
श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टम। (1792) में हुआ था। और चौथे के बाद तो कोई संधि नहीं हुआ। चौथे में टीपू सुल्तान डायरेक्ट मारा गया, है ना। टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। टीपू सुल्तान पहला भारतीय किंग था जो अंग्रेजों से युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए बच्चे, राज्यालय राज्यालय नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई? राज्यालय माने हड़प नीति। राज्यालय यानी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन was implemented by which of the following? ये तो बता सकते हैं भाई, हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिंग, डलहौजी। देखिए सभी बच्चे इसका आंसर सही बता रहे हैं, निक्की, निर्भय और एसडी, सब लोग बता रहे हैं इसका आंसर। तो बच्चों डी पार्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल अजय गुप्ता, डी पार्ट इज राइट आंसर, है ना। डलहौजी ने हड़प नीति एडॉप्ट किया था। कब एडॉप्ट किया था? 1848 में। इंडिया में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार डलहौजी ने किया था बच्चे, बिल्कुल। टूमी, टूमी आपका नाम क्या है बच्चे? यहाँ टूमी लिखा हुआ आ रहा है। वैसे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था, इसका शासनकाल बच्चे 1823 से 1813 से 1823 तक था। 1813 से 1823 तक ये गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड कैनिंग 18 अनमोल शर्मा, ओके, 1856 से 1862 तक कैनिंग रहा। विलियम बेंटिंग बच्चे 1828 से 1835 तक रहा। डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा था। ये इनके शासनकाल है। फूट डालो राज करो, डलहौजी ने नहीं बल्कि लॉर्ड कर्जन ने अडॉप्ट किया था बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? चलिए 10th का सी, ओके, शंकर दुबे बता रहे हैं भाई, ओके। शिवांगी बी बता रही हैं, ओके। ठीक है, चलें बच्चे आगे की तरफ चलते हैं। अमर प्रताप सिंह बता रहे हैं, चलिए अब देखिए सेम चीज है, लेकिन आपको बताएं यहां आंसर जो सी पार्ट जिन बच्चों ने बताया वही सही है। सी पार्ट में बिल्कुल सही बच्चे, हमने आपको पीछे भी बताया था। अवध का मतलब जानते हैं? लखनऊ आज का। यहां अवध का नवाब जो था वाजिद अली शाह थे, वाजिद अली शाह, यह इस समय अवध के नवाब थे। और इनकी बेगम थी, इनकी बेगम का नाम था बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ये इनकी बेगम थी। और इन दोनों का बेटा था बच्चे बिरजिस कादिर, बिरजिश कादिर, ये इनका बेटा था। तो वाजिद अली शाह पति पत्नी और उनका बेटा। 1856 में इस राज्य को हड़प लिया गया था, यह आरोप लगाकर कि यहाँ शासन अच्छा नहीं। इसलिए 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल अवध से क्रांति में भाग लिया था। तो बच्चे सी पार्ट बिल्कुल सही है, मिस गवर्नमेंट के अंडर में या माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सहायक संधि क्या है, इसको इंग्लिश में सब्सिडरी लैंड सिस्टम कहते हैं। 1798 में
इस पॉलिसी को लॉर्ड वेलेज़ली ने अडॉप्ट किया था। लॉर्ड वेलेज़ली ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। इसके द्वारा वह इंडियन रियासतों को सेना देता था और उनसे पैसे लेता था या उतने पैसे की जमीन ले लेता था। तो इस तरह से डलहौजी कुशासन के आरोप में अवध को शामिल किया, लेकिन सहायक संघ के द्वारा लॉर्ड वेलेज़ली ने, हैदराबाद पहला स्टेट था जिसको कंपनी के साथ समझौता करके बाद में हड़प लिया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी बता सकते हैं आप। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलिटन। अरे वाह निक्की, सही है। शंकर दुबे, आपका भी आंसर सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार अगर पूछा गया, हमने बताया है, अब आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अमर प्रताप, ठीक है। टूमी, नाम नहीं भूल जाता हूं। शिवांगी, सी पार्ट। चलिए सी पार्ट बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सी पार्ट डलहौजी ने अडॉप्ट किया था। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप बताइए, इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन में हिस्सा बनाया गया था। स्टेट ऑफ झांसी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाई दिस पॉलिसी। शंकर, क्या बात है। निक्की, अमर, निक्की, शिवांगी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तुमी, सोनी पाल, बहुत बढ़िया। इसका आंसर देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब आप इसको कर लेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के द्वारा झांसी राज्य को हड़प लिया गया था। अब आप देखिए झांसी राज्य को कब हड़पा गया बच्चे, ये तो आपको बताए हैं 1853 में। और झांसी की रानी का नाम तो आप सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ये थी वाइफ ऑफ, रानी लक्ष्मीबाई इन वाइफ किसकी थी आप जानते हैं? गंगाधर राव। गंगाधर राव की विधवा थी। इनके एडॉप्टेड सन का नाम पूछ लिया जाए तो दामोदर राव था। दामोदर राव ये दत्तक पुत्र थे बच्चे, एडॉप्टेड सन, यह एडॉप्टेड सन थे। पति के डेथ के बाद इन्होंने दामोदर राव को गोद ले लिया। दामोदर राव इनके ज्येष्ठ के बेटे थे। असली नाम इनका आनंद राव था। आनंद राव इनका असली नाम था। अपने पुत्र झांसी की लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र के नाम पर इनका नाम दामोदर राव रख दिया था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। एक कविता रची गई है। लक्ष्मीबाई जब 1857 की क्रांति में शामिल हुई तो बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। क्या आप बता सकते हैं उस कविता को किसने लिखा है? चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या आपने पढ़ा है इसको? चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। अगर पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि इसके लेखक कौन है? शिवांगी, 5वीं 6ठी क्लास में आपने पढ़ा होगा। इस कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। निक्की ने लिखा है। वेरी नाइस। बिल्कुल सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को रचा है। और एक बार यह कविता पूछा भी गया है, इस कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। लक्ष्मीबाई के ऊपर रची गई कविता है। वेरी गुड निक्की। चलिए अगला क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी सुजाउद्दौला के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी अनवरुद्दीन के बीच में। बिटवीन होम वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट। सभी लोग सही बता रहे हैं, सभी के आंसर सही हैं। शंकर और टुमी, सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं। सी पार्ट बिल्कुल सही बच्चे। प्लासी की लड़ाई
1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था, लेकिन इसको धोखा दिया इसके सेनापति मिर्जाफर ने। 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी बच्चे। बक्सर की लड़ाई ये सभी आप लोग जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को हराया था। तो बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब मीर कासिम हार गया। मीर कासिम के साथ मुगल किंग शालम सेकेंड भी था। शालम सेकेंड को अंग्रेजों ने पकड़कर कैदी बना लिया, इलाहाबाद किले में कैद करके रखा। अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी था। अवध का नवाब सुजाउद्दौला भाग गया था। तो बच्चे बिल्कुल सही है सी पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये देखिए, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? भी बताए थे। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। अभी देखिए बताए थे थोड़ी पढ़े। नसीरुद्दीन महमूद शाह, वाजिद अली शाह, सुजाउद्दौला, अलीवर्दी खान। बिल्कुल सही बच्चे। हु वाज द नवाब व्हेन डलहौजी कैप्चर्ड अवध इन 1856? तो बिल्कुल सही है, उस समय बच्चे वाजिद अली शाह यह अवध के नवाब थे। अवध का सबसे पुराना नाम लक्ष्मणपुर है। अवध का सबसे पुराना नाम लक्ष्मणपुर है। तो वाजिद अली शाह उस समय अवध का नवाब था। इनकी विधवा, हालांकि बाद में मर गए थे, तो इनकी विधवा कहलाएगी बेगम हजरत महल। वह 1857 की क्रांति में शामिल हुई थी। तो बिल्कुल सुजाउद्दौला बच्चे, सुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था। अलीवर्दी खान यह बंगाल का नवाब था। नसीरुद्दीन महमूद शाह मुगल किंग था। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? पेशवा सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच पेशवा? अर्थात पेशवा माने मराठा छत्रपति किंग होता था, उसका प्राइम मिनिस्टर पेशवा कहलाता था। अमर प्रताप डी को बता रहे हैं। ओके, बाकी बच्चे अमर प्रताप डी को बता रहे हैं। सोनीपाल डी को बता रही हैं। ओके, तुमी डी को, शिवांगी बी बता रही हैं। और चलिए शंकर दुबे डी को बता रहे हैं। अजय गुप्ता डी बता रहे हैं। और डी पार्ट ही करेक्ट होगा शिवांगी। आंसर डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए पेशवा, वैसे तो शिवाजी के अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में पेशवा को प्राइम मिनिस्टर कहते थे। पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल के अंदर में। लेकिन शिवाजी के डेथ के बाद पेशवा, जब शाहू काफी दिन के बाद आए, तो शाहू मुगलों की कस्टडी में थे, जिनको बालाजी विश्वनाथ ने छुड़वाया था। शाहू पेशवा, शाहू जो थे वो छत्रपति बने, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। बालाजी विश्वनाथ से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। पेशवा पोस्ट बिकेम लाइनेज फ्रॉम बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक बच्चे पहले पेशवा हैं जहां से पेशवा का पद वंशानुगत हुआ था। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। ये पहले पेशवा जहां से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया 1713 से 20 तक। इनका बेटा बाजीराव फर्स्ट, इनका बेटा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक बच्चे सबसे शक्तिशाली पेशवा यही थे। बाजीराव मस्तानी यही वाले हैं, मोस्ट पावरफुल पेशवा, मोस्ट पावरफुल पेशवा यही थे बच्चे। तीसरे पेशवा इनके स्थान पर बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव ये कमजोर पेशवा था। 1740 से 1761 तक पानीपत की जब लड़ाई लड़ी गई तो बालाजी बाजीराव पेशवा थे, निकम्मा पेशवा था। इसके बाद
नेक्स्ट पेशवा जो आया, माधवराव फर्स्ट आए थे बच्चों, माधव राव फर्स्ट। 1761 से 1772 तक ये पेशवा बने। इनके बाद बच्चे नारायण राव आए, नारायण राव। 1772 1773 में इनकी हत्या, 73 में इनकी हत्या रघुनाथ राव ने कर दिया। ये जो नाम दिया है रघुनाथ राव, इन्होंने नारायण राव की हत्या करके खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। तो नारायण राव के मरने के बाद इनका जो न्यूली बॉर्न बेटा था उसका नाम माधवराव सेकेंड था। तो बच्चे माधव राव सेकेंड, यह 1773 से 1795 तक ये पेशवा रहा। और इसका बेटा बाजीराव सेकेंड था, बाजीराव सेकेंड 1795 से 1851 तक ये अंतिम पेशवा था। इनके कोई संतान नहीं था। इन्होंने नाना साहब को गोद ले लिया, इन्होंने नाना साहब को गोद ले लिया। और नाना साहब का असली नाम धोंधो पंत था, धोंधो पंत नाना साहब का असली नाम था। बाजीराव सेकेंड को पेशवा के पद से हटा करके पेशवा पद खत्म कर दिया, बाजीराव सेकेंड को हटा दिया पोस्ट से। बाजीराव सेकेंड को 8 लाख सालाना पेंशन दे दिया। और उसके बाद बाजीराव सेकेंड को पेंशन देने के बाद इनको कानपुर में बिठूर महल दे दिया। अब बच्चे बिठूर महल में रहते थे। जब बाजीराव सेकेंड का देहांत हो गया, उनके डेथ के बाद उनका बेटा, उनका एडॉप्टेड सन पेशवा उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। 1857 की क्रांति में नाना साहब कानपुर से शामिल हुए थे। तो लास्ट पेशवा बच्चे बाजीराव सेकेंड लगाइएगा, पूरा हमने डिटेल बता दिए इसके बारे में। 16th में देखें, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? Which of the following battle decided the fate of the French in India? A. Battle of Vandy Wash, ये वांडी वाश है बच्चे, बैटल ऑफ वांडी वॉश ऐसा भी लिख सकते हैं। शंकर दुबे, बहुत सही, आपका आंसर सही है शंकर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल प्लासी। तो ए पार्ट शंकर दुबे ने बताए हैं, अमर प्रताप भी ए पार्ट बताए हैं बच्चे। टूमी बी पार्ट बता रही हैं, शिवांगी ए पार्ट बताई हैं, शिवांगी के आंसर सही है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। वांडी वॉश की लड़ाई 1760 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। लीजिए बच्चे अगला क्वेश्चन, 17th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए आत्मकथा लिखी गई? यानी वह कौन सा स्टेट है जिसको कब्जा करने पर उस राज्य के ऊपर आत्मकथा लिखी गई है, यानी स्टेट के ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी गई बच्चे? सतारा, सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब, कौन से स्टेट के ऊपर ऐसा किया गया था? बच्चे आपको बताएं, डी पार्ट करेक्ट होगा। पंजाब का जब विलय लिखा किया गया तो उसके ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है। पंजाब एक ऐसा स्टेट था जिनके किंग महाराजा रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह के डेथ के बाद कई किंग आए उस पे। कई किंग में अगर आप देखें, नौनिहाल सिंह आए, उनके बाद खड़क सिंह आए, खड़क सिंह के बाद शेर सिंह आए और फिर दलीप सिंह आए। लेकिन पंजाब के सबसे प्रतापी राजा बच्चे महाराजा रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह हैं, आप जानते हैं इनके नाम पर ही रणजी ट्रॉफी का नाम है, और इनका नाबालिग पुत्र दलीप सिंह के नाम पर दुलीप ट्रॉफी है। दुलीप सिंह के नाम पर दुलीप ट्रॉफी है, रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी है। तो पंजाब डी पार्ट आंसर करेक्ट होगा इसका। चलिए 18th क्वेश्चन नंबर आप देखें, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ए हैदर अली ने, बी मीर कासिम ने,
सी मीर जाफर ने, डी अवध के नवाब ने। हु हैड बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एडी? अमर प्रताप टू मी, सी शंकर 18th का बी, टू मी सी निर्भय प्रताप सी। इसका आंसर तो आप सभी बता सकते हैं भाई। सी पार्ट जिन बच्चों ने बताया है वह करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही बच्चे, सी पार्ट। बिना डर के सी पार्ट लगाइए। मीर जाफर ने अपने मालिक सिराजुद्दौला को धोखा दिया और 1757 से लेकर 1760 तक यह बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब था। तो अपने मालिक सिराजुद्दौला को धोखा दिया, मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा देकर क्लाइव का साथ दिया। जीतने के बाद क्लाइव ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। सारी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में एक प्रकार से चली गई। नवाब नाम मात्र का हेड रह गया बच्चे। लीजिए 19 का बताइए। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? किसके द्वारा समाप्त किया गया? By whom ended the first Mysore War fought between British and Hyder Ali in 1767 to 69? तो पौंडीचेरी की संधि, मद्रास की संधि, मैसूर की संधि, एक्शला शेपल की संधि। ओके अमर, ओके बिल्कुल सही, पहले हमने चर्चा किया था। अमर बिल्कुल सही है, एसडी का आंसर भी सही है। अच्छा देखिए मद्रास की संधि, जो बी पार्ट जिन बच्चों ने बताया है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। मद्रास की संधि 1769 में हुआ था बच्चे। और पौंडीचेरी की संधि आपको बताएं, यह 1754 में हुआ था। किसके बीच में? बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस संधि के द्वारा पौंडीचेरी पर कब्जा जमा लिया। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास 1954 तक था। ठीक है। मैसूर की संधि ऐसा तो मराठा और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। एक्शला फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के समय हुआ था 1748 में। एक्शला शेपल की संधि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के समय में यूरोप में हुआ था, जिसको इंडिया में लागू किया गया था। चलिए बच्चे 20th क्वेश्चन नंबर देखें, आपके स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट इन बंगाल वाज स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? क्लाइव के द्वारा, हेस्टिंग के द्वारा, वेलेजली के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। ओके टू मी ए अजय गुप्ता सी पार्ट बता रहे हैं, शंकर दुबे डी पार्ट बता रहे हैं, निक्की का आंसर भी डी पार्ट है और डी पार्ट ही सही है बच्चे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंडिया में जमींदारी प्रथा को स्टार्ट किया गया था ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम, या इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, यानी स्थानीय बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। यह सिस्टम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। यस बच्चे ने की। रैयतवाड़ी सिस्टम टॉमस मुनरो ने, रैयतवाड़ी सिस्टम टॉमस मुनरो ने मद्रास में चलाया था 1820 में। महलवाड़ी सिस्टम को होल्ट मैकेंजी ने 1822 में बनाया था। लेकिन महलवाड़ी सिस्टम को 18 में लागू किया था। क्लाइव का क्या था ये जानते हैं? क्लाइव का क्या था? 1765 में क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली को चलाया था। इंग्लिश में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम क्लाइव ने बंगाल में चलाया था। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में बच्चे 1820 में
रैयतवाड़ी प्रथा आई थी, और रैयतवाड़ी प्रथा यह मद्रास में चला था। किसने चलाया था? तो टॉमस मुनरो ने चलाया था, और बंबई में एलेक्जेंडर रीड्स ने चलाया था। इसी के समय में 1822 में बच्चे महलवाड़ी प्रथा बना था। महलवाड़ी प्रथा, इसको होल्ट मैकेंजी ने बनाया था। होल्ट मैकेंजी। अब महल का मतलब घर, कई घरों को एक कर गांव, कई गांव का एक मुखिया, वो मुखिया पूरे गांव का लगान कलेक्ट कर कंपनी में जमा करता था। वेलेजली ने बच्चे 1798 में सहायक संधि प्रथा चलाया था। सहायक संधि प्रथा, इसके द्वारा लॉर्ड वेलेजली ने रेंट पर कंपनी की सेना भारतीय रियासतों को दिया था। रेंट पर, किराए पर कंपनी की सेना रियासतों को दिया था। तो सहायक संधि प्रथा बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेट जिसको इसके अंडर में शामिल किया गया था, या जिसने इसको स्वीकार किया था, हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम। अगर आपसे पूछा जाए पहला स्टेट जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया, हैदराबाद का निजाम 1798 इसको एक्सेप्ट किया था। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताएं, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? When was the first train started in India? शिवांगी, क्या बात है। शंकर, बिल्कुल आपका भी सही है, शिवांगी का भी सही। अमर, नीरज, सभी सही बता रहे हैं। निर्भय, अमन, तुम्ही, सबके सही आंसर आए हैं। रेलवे ट्रेन इंडिया में, बिल्कुल बच्चे। अब आपसे पूछे रेलवे ट्रेन किसने चलाया 1853 में? बिल्कुल निक्की, तो 16 अप्रैल को चली थी। कहां से कहां तक? बंबई से। मालगाड़ी तो 1851 में रुड़की में चली थी शिवांगी। बंबई से थाने के बीच में पैसेंजर ट्रेन थी, 34 किलोमीटर दूरी की चली थी। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच में। ट्रेन का नाम ब्लैक क्वीन था बच्चे। ब्लैक क्वीन यह रेलगाड़ी का नाम था, डलहौजी ने चलाई थी ब्लैक क्वीन। इस ट्रेन में जानते हैं 14 डिब्बे थे। इस ट्रेन में 14 डिब्बे लगे थे और 400 यात्री बैठे थे। 14 डिब्बे, 400 पैसेंजर थे। भोलू इसका गार्ड था। भोलू ये गार्ड था। और इसी रेलवे का 150th ईयर्स 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मनाया था। और भोलू द गार्ड को रेलवे का लेटेस्ट लोगो बनाया गया था, लालू प्रसाद यादव ने बनाया था। तो बिल्कुल सही है बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वें क्वेश्चन को देखें। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? Which one of the following systems of land system created by British provided more protection to the interests of the farmers? Okay, शंकर, तुम्हें बी। बच्चे देखिए, पढ़ लेते हैं। बंगाल प्रांत की स्थायी भूव्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भूव्यवस्था, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भूव्यवस्था, संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भूव्यवस्था, यानी परमानेंट लैंड सिस्टम ऑफ बंगाल प्रोविंस, रैयतवाड़ी लैंड सिस्टम ऑफ मद्रास, जमींदारी लैंड सिस्टम ऑफ इंटरमीडिएटरी प्रोविंस, रेवेन्यू लैंड सिस्टम ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। तो आई थिंक आपने जो बी बताए हैं, बी पार्ट वाला बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। जिन जिन बच्चों ने, नीरज का भी आंसर बी पार्ट है बिल्कुल। रैयत का मतलब जमीन जोतने वाले की। रैयत का मतलब जमीन उसकी है जो जोतने वाला है, यानी किसान। किसान कंपनी के साथ सीधे लगान को फिक्स किया था। कंपनी को डायरेक्ट किसान लगान जमा करता था। और रैयत वाली सिस्टम मद्रास, बॉम्बे, कुर्ग, हैदराबाद, असम,
इन क्षेत्रों में एडॉप्ट किया गया था। तो रैयत का मतलब जमीन जोतने वाले यानी किसान। किसान सीधे कंपनी को लगान करता देता था। अगर फसल फ्लॉप हो गई, फेमाइन आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, फसल नहीं पैदा हुआ, तो उसको माफ भी किया जा सकता था। 100% नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज कम करके किसानों से कहा जाता जमा कराएं। तो सबसे बेहतरीन सिस्टम कंपनी का इंडिया में रैयतवाड़ी सिस्टम था। महलवाड़ी सिस्टम में बच्चे मुखिया किसानों की चमड़ी उधेड़ लेता था। मुखिया, गांव का मुखिया बाप जी जैसा होता था, रावड़ी राठौर वाला मुखिया बाप जी। पुलिस को भी नहीं डरता था मुखिया। गांव के किसान की क्या औकात, गांव के किसानों की चमड़ी उधड़वा लेता था। किसान दारोगा जी के पास जाता था, दारोगा जी मुखिया जी के घर आते थे, मुखिया जी की बात मानते थे। मुखिया जी के कहने पर 10-20 लठ दारोगा जी भी किसान को बजाते थे। तो महलवाड़ी सिस्टम बड़ा टफ था, किसानों के अगेंस्ट था, किसानों के हित में नहीं था, गांव के मुखिया के हित में था। और जमींदारी सिस्टम भी किसानों के हित में नहीं था। जमींदारी सिस्टम में जमीन का मालिक जमींदार होता था, किसान रेंट पर जमीन लेकर किसानी करता और सब कुछ जितना पैदा करता था वो जमींदार वसूल लेता था। तो सबसे अच्छा सिस्टम बच्चे रैयतवाड़ी सिस्टम था, जिसका आंसर आपने बताई दिए। चलिए 23 का देखें। भारत की प्रथम तार टेलीग्राम सेवा कब प्रारंभ हुई? When did India's first telegram service started? 1853, 1875, 1884, 1900? शिवांगी, ओके, आपका आंसर तो आ गया लेकिन ठीक नहीं है, आंसर गलत है। टू मी ए पार्ट, बिल्कुल अमर प्रताप ए पार्ट। भाई ए पार्ट ही करेक्ट है शिवांगी। बच्चे शिवांगी ए पार्ट करेक्ट है। 1853 में ये पहली टेलीग्राम लाइन है, पहली टेलीग्राफ लाइन इंडिया में कलकत्ता से आगरे के बीच में थी। कहां से कहां तक? कलकत्ता से आगरा के मध्य में चली थी टेलीग्राफ। यह उस समय का सबसे फास्टेस्ट मीडिया था। अच्छा, इस सिस्टम को भी डलहौजी ने स्टार्ट किया था। बच्चे डलहौजी ने 1854 में पोस्टल सिस्टम भी चलाया था। पोस्टल सिस्टम यानी डाक प्रणाली, जिसमें दो यानी एक टिकट सिस्टम, 2 पैसे का टिकट भी इसने स्टार्ट किया था। पोस्टल डाक टिकट अगर कह सकते हैं आप, डाक टिकट की शुरुआत 1854 में कराची से हुआ था, डलहौजी ने स्टार्ट किया था। और पहला डाक ऑफिस अगर आप देखें, बकुला पोस्ट ऑफिस था बॉम्बे में। तो ए पार्ट करेक्ट है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर आप देखें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड इन बंगाल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके शिवांगी, अमर प्रताप, ओके, शंकर दुबे, ओके, टुमी, ओके, डी अमन कुमार, ओके। तो बच्चे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अभी आपने किया था पीछे 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट यानी इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। और आपको हमने बताया था पीछे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कॉर्नवालिस ने इसको चलाया था। कर्जन का नहीं होगा। तो भू राजस्व कर का स्थायी बंदोबस्त सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। कहां पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। तो बच्चों ठीक है, सॉरी 25 क्वेश्चन नंबर, तो कॉर्नवालिस इसका आंसर ठीक है। 25 क्वेश्चन नंबर आप देखें। निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन खोली गई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट टेलीग्राम लाइन ओपन इन बिटवीन कैलकाटा टू आगरा? तो इसको तभी पीछे किया था आपने, ये तो आपने किया था। तो आंसर इसको आप बी पार्ट ही लगाइएगा, सभी को पता है।
लेकिन बच्चों याद रखिएगा, डलहौजी के शासनकाल में रेलवे, शिपिंग कारपोरेशन, पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी डलहौजी ने किया था। तो डलहौजी के शासनकाल में बहुत काम किए गए थे। जहां एक तरफ डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, वहीं दूसरी तरफ डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना किया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, डाक सिस्टम स्टार्ट किया था, शिपिंग कारपोरेशन भी डलहौजी लाया था इंडिया में। शिपिंग कारपोरेशन आप जानते हैं, जहाज निर्माण कारखाना इंडिया में। तो चलिए, आप सबको ये सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो आज इतना ही है बच्चे। आई थिंक आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और आई थिंक आपको अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे भी अगर कोई क्लास होती है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको लाएंगे। शिवांगी, थैंक यू बच्चे। और बाकी अगर कोई डाउट है, अभी आप कोई डाउट कहीं पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। अन्यथा बच्चे, आज का सेशन इतना ही है। नेक्स्ट सेशन अगर होता है तो ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास लाएंगे। ठीक है बच्चे? सर, और एमसीक्यू करवा दीजिए। बिल्कुल, अगर बच्चे देखो, बिल्कुल हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखा जाएगा, आप चिंता मत करें। हमारे यहाँ जो डीएनडी है, आरएनडी डिपार्टमेंट, वो आप बिल्कुल करवाएगा। अमर, ठीक है बच्चे, ओके। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, थैंक यू, टेक केयर।